अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद दिलावर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INS.Physics। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम अपने लेक्चर के अंदर कैपेसिटर को डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सही मायनों में कैपेसिटर को जानना और समझना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को और आने वाली 4 या 5 वीडियोस को लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम ना सिर्फ कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे बल्कि कैपेसिटर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कैपेसिटर की तारीख़ को हम देखेंगे, कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है या पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है, इसका आंसर भी देखेंगे। एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कैपेसिटर कैसा कंपोनेंट है, इसका आंसर भी देखेंगे। एक बैटरी और एक कैपेसिटर में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनको भी चेक करेंगे। और फाइनली कैपेसिटर को किन मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं, कैपेसिटर की इक्वेशन क्या है और कैपेसिटेंस क्या होती है। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर हम कैपेसिटर की हिस्ट्री की बात करें तो 1745 के अंदर हॉलैंड में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लीडन। इस यूनिवर्सिटी की लैब में एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम है जॉर्ज वॉन क्लीस्ट, उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जब एक जार के अंदर एक सिंपल कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलाइट को प्लेस किया तो उन्होंने दुनिया का सबसे पहला कैपेसिटर इन्वेंट किया। लेकिन उस टाइम दुनिया उस डिवाइस को कैपेसिटर के नाम से नहीं बल्कि लीडन जार के नाम से पहचानती थी। ठीक उसके एक साल बाद 1746 के अंदर एक और साइंटिस्ट पीटर वैन मोस्चेनब्रूक, उन्होंने उस लीडन जार यानी कि उस कैपेसिटर उस डिवाइस के अंदर कुछ तब्दीलियां की और फाइनली कैपेसिटर को इन्वेंट किया। कैपेसिटर का जो पुराना नाम है वो कंडेंसर भी है, लेकिन आज हम इसे कंडेंसर नाम से कम और कैपेसिटर नाम से ज़्यादा जानते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में जो पंखे लगे हुए हैं उन पंखों की मोटर्स के अंदर भी कैपेसिटर यूज़ होता है। इसी तरह से जो पानी वाले पंप्स होते हैं उनमें भी हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। हमारी ट्यूब लाइट्स के जो स्टार्टर होते हैं उस स्टार्टर के अंदर भी कैपेसिटर को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप बात करें अपने LED फ्लैश लाइट कैमरास की तो उन कैमरास के अंदर भी कैपेसिटर को इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह बेशुमार जो हैं वो एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर कैपेसिटर को यूज़ किया जाता है। इन तमाम सवालात के जवाबात हम इस वीडियो में और आने वाली 4 या 5 वीडियोस के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर एक 2 टर्मिनल डिवाइस है, यानी इसके 2 सिरे होते हैं और ये डिवाइस अपने अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है। कैसे स्टोर करती है? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करती है। किस वजह से स्टोर करती है? चार्ज की वजह से स्टोर करती है। 2 टर्मिनल डिवाइस जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करेगी और चार्ज की वजह से स्टोर करेगी। एक बात माइंड में रखिएगा कि जो कैपेसिटर को अक्सर हम डिफाइन करते होते हैं कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्जेस, ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर नहीं करता बल्कि वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे अगर हम कहते हैं कि किसी बॉडी को जब हम सर्टेन हाइट के ऊपर लेकर गए तो उस बॉडी के अंदर 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब वो 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई है? वो 10 जूल का वर्क हमने परफॉर्म किया है, तो जितना वर्क हमने परफॉर्म किया था उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी के अंदर आई। इट मीन्स कि जो वर्क है वो उस बॉडी के अंदर एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया है। बिल्कुल इसी तरह से
जो कैपेसिटर है वो अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगा। और किस वजह से स्टोर करेगा, किस जरिए से स्टोर करेगा? चार्जेस की वजह से स्टोर करेगा। अब किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी टू द सर्किट दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स हम ऐसे कंपोनेंट्स को बोलते हैं जिनमें इतनी सलाहियत हो, इतनी काबिलियत हो कि वो हमारे सर्किट्स को एनर्जी या पावर खुद से प्रोवाइड कर सकें, उनको हम बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। और इन एक्टिव कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम अपने सर्किट्स के अंदर फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ एनर्जी को भी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर कम से कम एक एक्टिव कंपोनेंट लाजमी तौर पर मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर बैटरी एक एक्टिव कंपोनेंट है, क्योंकि बैटरी में ये सलाहियत होती है कि वो हमारे सर्किट को पावर या एनर्जी प्रोवाइड कर सके। इसी तरह से वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स, जिनको हम थायरिस्टर्स के नाम से जानते हैं, ये भी सारे के सारे कंपोनेंट्स एक्टिव कंपोनेंट्स की कैटेगरीज में फॉल करते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है वो है पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो खुद से किसी तरह की पावर या एनर्जी हमारे सर्किट्स के अंदर इंजेक्ट नहीं करवा सकते, और ना ही हम इन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए अपने सर्किट्स के अंदर फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ पावर को कंट्रोल करते हैं। बल्कि पैसिव कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें इनके साथ एक्टिव कंपोनेंट्स को अटैच करना पड़ता है। उन एक्टिव कंपोनेंट्स की मदद से हम इन पैसिव कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, तो आइए हम उन एग्जांपल्स को देखते हैं। तो रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांसफार्मर्स, फैंस, इलेक्ट्रिक बल्ब्स वगैरह, ये सारी के सारी जो डिवाइसेस हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, ये पैसिव कंपोनेंट्स हैं। क्योंकि देखें, ट्रांसफार्मर ये खुद से तो हमारे घरों में बिजली नहीं पहुंचा रहा, बल्कि पीछे से इलेक्ट्रिसिटी इस ट्रांसफार्मर तक आ रही है, एनर्जी इस ट्रांसफार्मर तक पहुंच रही है। ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ उस इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करके हमारे घरों तक पहुंचा रहा होता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर कैपेसिटर भी अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, तो फिर एक कैपेसिटर और एक बैटरी में क्या फ़र्क हुआ? फिर हमें कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों पड़ी? बैटरी भी तो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही स्टोर करवाती है। तो आइए अब हम कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो कैपेसिटर और बैटरी में देखते हैं। चाहे कैपेसिटर हो चाहे बैटरी हो, दोनों अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही स्टोर करवाते हैं। और चाहे आप कैपेसिटर को किसी सर्किट में कनेक्ट कर दें, चाहे आप किसी बैटरी को किसी सर्किट में कनेक्ट कर दें, दोनों उस सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को पैदा करवा सकते हैं। ये तो दोनों बातें इनमें कॉमन हैं। अब दोनों में फ़र्क कहाँ पर आता है? तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि किस तरीके से कैपेसिटर और बैटरी अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करवाती हैं, वो तरीका अलग है। कैसे? बैटरीज अपने अंदर जो एनर्जी को स्टोर करवाती हैं वो स्टोर करवाती हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, यानी कि केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। लेकिन जो कैपेसिटर है वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करवाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बैटरी से हम जो एनर्जी ले रहे होते हैं वो बैटरी के अंदर मौजूद केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आ रही होती है, लेकिन कैपेसिटर से हम जो एनर्जी लेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें उस कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ेगा। तो
दोनों का अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करने का जो तरीका है वो अलग है, और बिल्कुल इसी तरह से दोनों अपने अंदर से किस तरह से एनर्जी को रिलीज़ करते हैं ये चीज़ भी अलग है। कैसे, इसको समझने के लिए कंसिडर करें कि एक डैम है, इस डैम के अंदर पानी भरा हुआ है, कंसिडर करें कि ये एनर्जी है। इस डैम के 3 गेट्स हैं। तो देखें, अगर मैं इस डैम का एक गेट यहाँ से ओपन करता हूँ तो एक गेट ओपन करने से क्या होगा, एक कांस्टेंट रेट के साथ जो वाटर है वो इस गेट से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और जब तक ये सारे का सारा पानी, ये सारी की सारी एनर्जी इस डैम के अंदर ज़ीरो नहीं हो जाएगी, तब तक एक कांस्टेंट फ्लो जो है इस वाटर का वो यहाँ से जारी रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से बैटरीज काम करती हैं। जब हम किसी बैटरी को अपने सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो वो बैटरी हमारे सर्किट को एक कांस्टेंट पोटेंशियल, एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करती रहती है। तब तक प्रोवाइड करती रहेगी जब तक उस बैटरी के अंदर जो एनर्जी है वो ज़ीरो नहीं हो जाती। कैपेसिटर अपने अंदर से एनर्जी को कैसे रिलीज़ करता है, तो उसके लिए देखें कि अगर मैं ये सारे के सारे जो गेट्स हैं उनको ओपन कर दूं तो क्या होगा, सारी की सारी जो एनर्जी है, सारे का सारा जो वाटर है वो इमीडिएटली अचानक एकदम से क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम टाइम के अंदर यहाँ से क्या हो गई, रिलीज़ हो गई। बिल्कुल यही काम कैपेसिटर्स के अंदर हो रहा होता है। कैपेसिटर अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज़ करते हैं बहुत कम टाइम के अंदर और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, और यहीं पर हमारी एप्लीकेशंस फॉल करती हैं। जहाँ पर हमें बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने किसी सर्किट्स को प्रोवाइड करनी हो तो वहाँ पर हम कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं। वेल्डिंग में भी यही हो रहा होता है। वेल्डिंग में हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है तो एक स्पेशल टाइप ऑफ वेल्डिंग के अंदर हम पहले एनर्जी को कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर करवाते हैं, देन उस कैपेसिटर से अपनी एनर्जी जो है वो आगे मुंतकिल करते हैं, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसके बाद एक और डिफरेंस ये है कि जो बैटरी होती है ये अपने अंदर वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर सकती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अगर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करवाना हो आर्जी तौर पर तो उसके लिए हम बैटरीज को नहीं बल्कि कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं। बैटरी के अंदर से जो डिस्चार्जिंग होती है वो एक लीनियर रेट के साथ होती है। यानी कि अगर आप बैटरी की डिस्चार्जिंग का ग्राफ देखें टाइम के साथ साथ एक डीसी बैटरी का, तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास कुछ इस तरह से, ऐसे। लेकिन अगर आप कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग का ग्राफ देखें तो वो ग्राफ हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ होगा। सो ये भी डिफरेंस है। बैटरी के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ करते हैं जबकि कैपेसिटर्स के अंदर हम डाई इलेक्ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं। बैटरीज के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो नॉर्मली एलॉयज़ के बनाए जाते हैं, मेटल्स के भी हो सकते हैं, लेकिन जो कैपेसिटर्स के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, मेटल्स के बने हुए होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस हैं बैटरीज और कैपेसिटर्स के अंदर। अब कैपेसिटर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? कैपेसिटर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि जो स्टैटिक चार्ज होता है वो ज़्यादा देर तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टे नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने बालों के अंदर जब कंघी करता हूँ और जब मैं उस कंघी को कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर आता हूँ तो वो कंघी उन कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करती है। क्योंकि उस कंघी के ऊपर चार्ज आ चुका है। लेकिन अगर मैं उसी कंघी को हवा में 5 या 10 सेकंड के लिए छोड़ दूंगा तो वो सारे का सारा जो चार्ज कंघी के ऊपर आया था वो वहाँ से उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जो स्टैटिक चार्ज होता है वो ज़्यादा देर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टे नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम उस चार्ज को ज़्यादा देर के लिए स्टे करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करवाना चाहते हैं,
तब हमें वहाँ पर कैपेसिटर को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कैपेसिटर की जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत सिंपल है। अगर आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखें तो उसमें क्या होता है कि दो प्लेट्स होती हैं, दो कंडक्टर्स होते हैं। इनकी शेप्स सर्कुलर भी हो सकती है, इनकी शेप लीनियर भी हो सकती है। जब हम इन दो कंडक्टर्स को किसी सर्टेन डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हैं और इन दो कंडक्टर्स के दरमियान किसी डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करवा देते हैं तो ये हमारे पास सिंपली क्या बन जाता है, एक कैपेसिटर बन जाता है। अब अगर हम इस कैपेसिटर से वर्क लेना चाहते हैं, काम लेना चाहते हैं, तो किस तरह से हम अपने कैपेसिटर से वर्क ले सकते हैं। तो अगर हम अपने कैपेसिटर से वर्क लेना चाहते हैं, काम लेना चाहते हैं, उसको किसी सर्किट के अंदर जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ेगा। अब चार्ज किस तरह से कर सकते हैं? अगर हम अपनी दोनों प्लेट्स जो कि स्टार्ट में अभी न्यूट्रल हैं, यानी कि जितना उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, अगर मैं उन प्लेट्स को रब करूँगा तो ड्यू टू फ्रिक्शन उन प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा। लेकिन एक बहुत आसान तरीका प्लेट्स के ऊपर चार्ज को लाने का ये है कि हम अपनी दोनों प्लेट्स को क्या करें, बैटरी के साथ या एक सेल के साथ कनेक्ट कर दें। एक प्लेट को कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दूसरी प्लेट को कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। कनेक्ट करते ही क्या होगा कि जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की गई है उस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की गई है उस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये दोनों चार्जेस अमाउंट में क्या होंगे, दोनों प्लेट्स के ऊपर बिल्कुल सेम होंगे। अब ये चार्ज किस तरह से आया? तो कन्वेंशनली अगर हम देखें तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसने क्या किया, इस प्लेट से एक पॉजिटिव चार्ज को खींचा और इस पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा दिया इस प्लेट के ऊपर। अब ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये जो प्लेट है इसके ऊपर चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। कैसे? जैसे ही इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट में मौजूद नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे और ये नेगेटिव चार्जेस प्लेट की ये जो सामने वाली साइड है इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस प्लेट से अवे जाना शुरू हो जाएंगे। फिर उन पॉजिटिव चार्जेस को बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा और उन पॉजिटिव चार्जेस को इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करवा देगा। चार्जेस का जो फ्लो है वो तब तक चलता रहेगा, प्लेट्स के ऊपर चार्ज तब तक आता रहेगा जब तक इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इंड्यूस होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस हमारी बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पैदा हो रही है ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम किसी चार्ज्ड पार्टिकल को प्लेस करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क को परफॉर्म कर सकती है। इट मीन्स के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास इतनी सलाहियत है कि ये वर्क कर सके। इट मीन्स के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एनर्जी मौजूद है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज आया है ये चार्ज बैटरी ने अपने अंदर से इन प्लेट्स के ऊपर नहीं भेजा। बैटरी का काम सिर्फ और सिर्फ चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, चार्जेस को सिर्फ और सिर्फ मूव करवाना है। अगर इन दोनों प्लेट्स के ऊपर इनिशियली
10 नेगेटिव चार्जेस थे, 10 पॉजिटिव चार्जेस थे और ये न्यूट्रल थी, तो अब भी एक प्लेट के ऊपर 10 ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, दूसरी प्लेट के ऊपर भी 10 ही नेगेटिव चार्ज होंगे। चार्जेस तादाद में बिल्कुल सेम रहेंगे। बैटरी सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, एक प्लेट को पूरा पॉजिटिव बना देगी, एक प्लेट को पूरा नेगेटिव बना देगी। इसलिए हम कहते हैं कि एक चार्ज्ड कैपेसिटर के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा ज़ीरो रहता है। सो बैटरी क्या करेगी, सिर्फ रीअरेंजमेंट करेगी, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगी चार्जेस की दोनों प्लेट्स के ऊपर। अब मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि कैपेसिटर्स जो हैं वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं, चार्ज को स्टोर नहीं करते। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने 5 लीटर पानी भरा हुआ है। आप समझ लें कि ये जो पानी है वो यहाँ पर चार्जेस हैं। अब अगर मैं इसी कंटेनर के साथ एक पंप को लगाता हूँ और पंप क्या करता है, यहाँ से पानी को खींचकर इस पोर्शन के अंदर लेकर आता है, तो क्या होगा कि ये जो रबर बैंड हमने दरमियान में अटैच किया हुआ था, ये रबर बैंड स्ट्रेच हो जाएगा और इस रबर बैंड के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और जब मैं इस पंप को यहाँ से ऑफ कर दूँगा तो ये रबर बैंड क्या करेगा, इस पानी को दोबारा पीछे धकेलेगा। यानी कि क्यों धकेला पीछे, क्योंकि इस रबर बैंड के पास एनर्जी थी। पानी की जो मिकदार है वो दोनों केसेस के अंदर बिल्कुल सेम है। सिर्फ क्या हुआ कि जब पंप को अटैच किया, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल है, यहाँ पर पंप है, तो पंप को अटैच करने से हमारे रबड़ के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ही बैटरी को अटैच करेंगे तो इन दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। ये बात माइंड से निकाल दें कि कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करता है, कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करेगा। अब एक रिलेशन है और वो ये है कि अगर मेरे पास इस बैटरी का पोटेंशियल ज़ीरो हो तो मुझे बताएं कि क्या कोई चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी इन प्लेट्स के ऊपर। यकीनन कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, इन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है उसकी तादाद भी बढ़ती जाएगी। यानी कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और जब इस साइन को ख़त्म करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, एंड हियर कांस्टेंट इज़ C विच इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, जिसको हम डिफाइन करते हैं एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी। किसी कैपेसिटर के पास एनर्जी को स्टोर करने की कितनी सलाहियत है, कितनी एबिलिटी है, दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या बनेगा इस रिलेशन से अगर आप देखें तो C इक्वल्स Q ओवर V। Q कूलम्ब में, वोल्टेज या पोटेंशियल वोल्ट में, कूलम्ब पर वोल्ट दैट इज़ इक्वल टू फेरेड। और ये नाम माइकल फेरेडे के जो है वो नाम के ऊपर दिया गया है। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज़ फेरेड। कैपेसिटेंस को हम बाय द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर भी डिफाइन कर सकते हैं। और वो कैसे, लेकिन रेशो ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन ईदर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर to the potential difference between the plates of capacitor is called capacitance। अब कैपेसिटेंस हमारे पास 1 फेरेड कब होगी, तो देखें जब हमारी प्लेट्स के ऊपर चार्ज 1 कूलम होगा और उस 1 कूलम चार्ज की वजह से दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा, अगर वो 1 वोल्ट होगा, देन उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी दैट विल बी 1 फेरेड। या आप इसको ये भी ऐसे भी इसको आप दे सकते हैं कि दो प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस करवाने के लिए मुझे कितना चार्ज उन प्लेट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, दैट इज़ इक्वल टू फेरेड, दैट इज़ इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब जो फेरेड यूनिट है ये एक बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का। नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ में जो देखते हैं वो कैपेसिटेंस के स्मॉल यूनिट्स होते हैं, माइक्रो फेरेड, पिको फेरेड एंड नैनो फेरेड। तो आज की लेक्चर बस यहीं पर हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।